नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और सुबह जो अपने डेली क्लासेज चलती है उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं ज़रूर बता दूं कि अपनी जो चैनल पे जितनी भी क्लासेज होती हैं वो आपके फिजिकल एजुकेशन के सेकंड पेपर यानी शारीरिक शिक्षा के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्लासेज रहेगी। तो आप प्रत्येक क्लास को लेना ना भूलें और पिछली क्लासेज को भी आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में प्रत्येक क्लास को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन 35 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत व्याख्या करते हुए आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा अपना, स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था, ये बताना आपको। स्पार्टा में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति उसको किस नाम से जाना जाता था, यानी स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी उसको किस नाम से जाना जाता था। उसको एगोग, पैलेस्त्रा, एडवांस और पेडोनोमस कौन से नाम से जाना जाता था स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को। तो इसका पहला प्रश्न और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को एगो कहा जाता था। सही आंसर रहेगा एगो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2 आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में दोस्तों अपन स्पार्टा और एथेंस काल से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्नों को शामिल किया है। तो प्रश्न नंबर 2 और अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्राचीन यूनान में पैलेस्त्रा का संबंध किससे था। प्राचीन यूनान में पैलेस्त्रा का संबंध किससे था, ये आपको बताना है। पैलेस्त्रा का संबंध किससे था। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो प्राचीन यूनान है, यूनान को अपन ने 4 भागों में बांटा था। यूनान के काल को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है। उसमें पहला होमर, दूसरा स्पार्टा और तीसरा पूर्व एथेंस और चौथा अंतिम उत्तर एथेंस काल है। इस प्रकार प्राचीन यूनान में जो पैलेस्त्रा का संबंध था वो किससे था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2, कुश्ती विद्यालय। कुश्ती विद्यालय को पैलेस्त्रा कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों, कुश्ती विद्यालय को पैलेस्त्रा कहा जाता था। चले दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 अपना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, गेंद के खेल से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था। गेंद से संबंधित जितने भी गेंद से संबंधित खेल होते थे उनके शिक्षक को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। गेंद से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना। तो गेंद से संबंधित खेल जितने भी चलते थे, चाहे वो हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, उस टाइम में जितने भी बॉल से रिलेटेड जो गेम्स थे, तो गेंद से जितने भी रिलेटेड जो गेम्स थे उनके शिक्षक यानी उसके प्रशिक्षक जो उसके ट्रेनर होते हैं उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3, गेंद से रिलेटेड शिक्षक को स्पेरिस्दिस कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा स्पेरिस्दिस। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें कि आप अगली प्रश्नोत्तरी में और कौन से टॉपिक के प्रश्नों को भी शामिल करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4, एगोग पद्धति के शिक्षक को क्या कहा जाता था। एगोग पद्धति के शिक्षकों को क्या कहा जाता था, ये बताना आपको। एगोग पद्धति के शिक्षकों को क्या कहा जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एगोग पद्धति जो कि स्पार्टा के अंदर प्रचलित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पार्टा में जो क्रमबद्ध शिक्षा की पद्धति थी उसे एगोग कहा जाता था और एगोग पद्धति के जो शिक्षक होते थे उसको क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। ये इस प्रश्न के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो एगोग पद्धति के शिक्षक जो कि स्पार्टा के अंदर जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली उसको कहा जाता था एगो। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या कहा जाता था, उसको एगो कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4, पेडोनोमस। एगो पद्धति के शिक्षक को पेडोनोमस कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों पेडोनोमस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था।
एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था। दोस्तों एथेंस से रिलेटेड है और इसमें जो खेल महोत्सव होते थे उसको क्या कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5, और एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था, तो आपको बता दूं इससे इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पैन हेलेनिक खेल कहा जाता था। जो एथेंस में खेल होते थे उनको सभी को मिलाकर पैन हेलेनिक खेल कहा जाता। सही आंसर रहेगा दोस्तों पैन हेलेनिक। और मैं आपको बता दूं जो एथेंस में जो खेल महोत्सव या पैन हेलेनिक खेल होते थे उनमें 4 प्रकार के खेल होते थे। उसमें पहला ओलंपस होता था, पहला ओलंपस, और दूसरा पहला ओलंपस, दूसरा पाइथियन, तीसरा इस्थमियन और चौथा नीमेन। इस प्रकार अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में देखें तो ओपन के आधार पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था, तो उसे पैन हेलेनिक खेल कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, स्पार्टा में सर्वोपरि कौन था। स्पार्टा में जो सबसे ऊपर है वो किसको महत्व दिया जाता था, ये आपको बताना है। सर्वोपरि कौन था। स्पार्टा राज्य जो कि यूनान का काल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्पार्टा में सर्वोपरि कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों स्पार्टा में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया जाता था, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा में सर्वाधिक महत्व राज्य को दिया जाता था। यानी राज्य सर्वोपरि है और इसकी सेवा ही सब कुछ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे, और लास्ट में आप जरूर बताइए कि 35 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है, ये भी आप जरूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, लाइसियम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। लाइसियम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। लाइसियम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7, लाइसियम नामक संस्था की स्थापना अरस्तु ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अरस्तु जो कि किन्सोलॉजी का जनक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइसियम नामक संस्था की स्थापना अरस्तु ने की थी। और दोस्तों लाइसियम का भी एक रूल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइसियम का एक नियम था कि इसमें कोई भी विद्यार्थी बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जो भी काम होगा वो चलते फिरते या दौड़ते ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 रहेगा, प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। तो प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, प्रश्न नंबर 8 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्लेटो जो कि प्लेटो किस दर्शन से जुड़ा है, तो प्लेटो आदर्शवाद से भी जुड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। रेसलिंग अपन बोल सकते हैं, तो प्लेटो कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी किस पॉइंट से रिलेटेड लेकर आई, वो भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9, अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। दोस्तों इससे पहले अपन ने प्लेटो को प्रसिद्ध खिलाड़ी देखा था जो कुश्ती का था, और इस प्रश्न में अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चौपड़। अकबर चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों चौपड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, 1% टाइम पीरियड से लेकर भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 10, महाकाव्य काल का समय कितना था। महाकाव्य काल का समय कितना था, ये आपको बताना है। महाकाव्य काल का समय कितना था, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 10 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान देने वाली ऑप्शन है, वेरी क्लोज ऑप्शन रहेंगे, ये आपको सोच समझ कर ही उत्तर देना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा महाकाव्य काल का समय कितना था, प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपको ये ध्यान रखना है, ईसा पूर्व की यहाँ पे बात हो रही है,
तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व महाकाव्य काल का टाइम पीरियड था। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा। राजपूत काल का समय कितना था, यानी राजपूत काल का टाइम पीरियड कितना है, ये पूछा गया है। तो राजपूत काल का समय क्या था ये आपको बताना है, और वो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। सोच समझ कर ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ईस्वी और ईसा पूर्व से रिलेटेड रहते हैं और इसमें अपना आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों राजपूत काल का समय कितना था ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी राजपूत काल का समय था। सही आंसर रहेगा दोस्तों 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, किस काल में सर्वप्रथम स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिले थे। किस काल में सर्वप्रथम स्विमिंग पूल, जो अपने लेटेस्ट आधुनिक स्विमिंग पूल होते हैं, ऐसे स्विमिंग पूल के प्रमाण मिले थे, यह आपको बताना है। स्विमिंग पूल के प्रमाण जिसे अपन बोल सकते हैं दोस्तों स्नानागार मिले थे, यह आपको बताना है। तो इसका प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कि स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिले थे वो सिंधु घाटी काल में मिले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिंधु घाटी काल में स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिले थे, जो लगभग स्नानागार थे, और वो 18 × 7 मीटर के लगभग, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रश्न नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। बाबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। बाबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। बाबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अपन ने प्लेटो को देख लिया, इसके बाद में अपन ने अकबर को देख लिया, और इस बार अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बाबर तैराकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। बाबर एक अच्छा तैराक था, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों तैराकी। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 14। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, और ज़रूर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी आप अभी ही यूट्यूब पर जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 14 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 14 मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम किस काल से संबंधित थे। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम आपको ध्यान रखना है। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम ये आपको ध्यान रखना है किस काल से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और जो आपको मैं ये बता दूं, मैन ऑफ एक्शन का मतलब होता है दोस्तों सैनिक का निर्माण करना, यानी सैनिक गतिविधियां होती थी। और विजडम का अर्थ होता था दोस्तों बुद्धिमान, जैसे शिक्षक और जो ब्राह्मण लोग होते थे वो इस काल में होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों किस काल से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों होमर काल। सही आंसर रहेगा दोस्तों होमर काल में मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। पाइथन खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। पाइथियन खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे, ये आपको बताना है किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। पाइथियन खेल इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पाइथियन खेल जो आपको बता दूं कि पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड 4 प्रकार के खेल होते थे, जिसे अपन पेलहेलेनिक खेल कहा जाता था। तो उसमें जो पाइथियन खेल होते थे वो किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। 15 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आकाश देवता के सम्मान में पाइथियन खेलों का आयोजन किया जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों आकाश देवता। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 16। और दोस्तों आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का जवाब देते रहे, और लास्ट में अपन अपने स्कोर जरूर शेयर करें ताकि आपकी तैयारी का भी पता लग सके। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 16। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16
और इम्पोर्टेंट रहेगा, पाइथन खेलों का आयोजन कौन से स्थान पर किया जाता था, ये आपको बताना है। पाइथन खेलों का आयोजन कौन से स्थान पर किया जाता था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पाइथियन खेल जो कि आकाश देवता के सम्मान में आयोजित होते थे और पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो पाइथियन खेल है वो कौन से स्थान पर आयोजित होते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पाइथियन खेल डेल्फी नामक स्थान पर आयोजित होते थे। सही आंसर रहेगा दोस्तों डेल्फी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 17 और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी जो क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसका महिला विश्व कप 2022, ये आपको ध्यान रखना है। इसका विजेता कौन सा देश है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का विजेता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अपना, और ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न डाला गया है। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों जो 2022 से रिलेटेड महिला एशिया हॉकी कप, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया हॉकी कप का टूर्नामेंट भारत ने कौन सा पदक जीता, ये आपको बताना है। तो महिला एशिया हॉकी कप रिलेटेड टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता। और इस प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल भारत ने प्राप्त किया है, यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट महिला में, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, ग्लैडिएटोरियल खेल का संबंध कौन से काल से था। ग्लैडिएटोरियल खेल का संबंध कौन से काल से था, ये आपको बताना है। खेल कौन सा है ग्लैडिएटोरियल, और इसका संबंध कौन से काल से था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ग्लैडिएटोरियल इसको भिड़ंत खेल भी बोलते हैं, जिसे अपन कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोलते हैं। भिड़ंत, ये आपको ध्यान रखना है, भिड़ंत खेल, यानी ग्लैडिएटोरियल किसे बोलेंगे तो भिड़ंत खेल, जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं उनसे ग्लैडिएटोरियल बोलते हैं। और ग्लैडिएटोरियल खेलों का संबंध कौन से काल से था, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19, और रोम काल से ग्लैडिएटोरियल खेलों का संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था। भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था, यहाँ पे ध्यान रखना है। भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो इसका प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एकोनटोटिस। भाला फेंक के शिक्षक को एकोनटोटिस कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, एकोनटोटिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21, और दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, और आपका स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आगे तैयारी का भी पता चल सके। दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21 रहेगा अपना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। स्पार्टा में स्थित सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। दोस्तों यूनान से रिलेटेड जो काल है उसमें स्पार्टा काल में सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है क्या कहा जाता था। तो प्रश्न नंबर 21 और स्पार्टा में सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का ईरेन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ईरेन। स्पार्टा में सैनिक टुकड़ियों को ईरेन कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। मड बाथ यानी कीचड़ स्नान का कहाँ प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। मड बाथ जिसे अपन कीचड़ स्नान भी बोलते हैं, मड बाथ या कीचड़ स्नान कहाँ का प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। यानी कौन से काल में मड बाथ या कीचड़ स्नान किया जाता था, प्रश्न नंबर 22। और दोस्तों आपने इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा, और इसका प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मड बाथ या कीचड़ स्नान कहाँ का प्रसिद्ध था, तो ये रोम का प्रसिद्ध था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मड बाथ या कीचड़ स्नान रोम में प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। और औषधि या चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे कहा जाता था। औषधि
या चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे कहा जाता था, ये पूछा गया है यहाँ पे। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, फर्स्ट बार का क्वेश्चन है, यानी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड पर्सन, ये भी ध्यान रखना है। तो औषधि या चिकित्सा व्यायाम यानी स्पोर्ट्स एक्सरसाइज जो थेरेपी होती है, तो उसका जो जनक है उस किसे कहा जाता था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का हिपोक्रेटस को औषधि या चिकित्सा व्यायाम का जनक कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों हिपोक्रेटस। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कमज़ोर बच्चों को स्पार्टा में कौन सी पहाड़ी से गिराकर मार दिया जाता था, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा भी जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीकनेस है, जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उसमें स्पार्टा काल का ध्यान रखना है। स्पार्टा काल में कौन सी पहाड़ी से गिराकर मार दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा में जो कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि स्पार्टा में सबसे इम्पोर्टेंट मानव को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना राज्य को महत्व दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्पार्टा में जो कमज़ोर बच्चा पैदा होता था उसे जो राज्य के सैनिक माउंट टॉइंगेट्स पहाड़ी से गिराकर मार दिया करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों माउंट टॉइंगेट्स। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 25 और अपना इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों पर्सन नंबर 25। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता था, प्राचीन काल में, ये आपको बताना है। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता था, ये आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्राचीन काल में जो ओलंपिक खेल होते थे वो कितने दिनों तक आयोजित किया जाता, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 दिन तक प्राचीन ओलंपिकों का आयोजन किया जाता था। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो बढ़ाकर 1 दिन के बाद में 5 दिन भी कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक ओलंपिक कितने दिनों तक होते हैं, ये भी आपको बताऊं तो आधुनिक ओलंपिक 16 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों इस प्रकार 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा, जो प्राचीन ओलंपिक थे वो 1 दिन तक आयोजित किए जाते थे। प्रश्न नंबर 26 और अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा हृदयनाथ कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हृदयनाथ कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना 1959 यानी 1959-60 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1963 1963 में हृदयनाथ कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इस समिति की स्थापना और इसकी रिपोर्ट कब पेश की थी, दोनों आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा कौन से काल में दी जाती थी, मैन ऑफ एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा कौन से काल में दी जाती थी, ये आपको ध्यान बताना है। प्रश्न नंबर 27 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27 रहेगा, मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा कौन से काल में दी जाती थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा स्पार्टा काल में दी जाती थी, सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊँ, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों, एक्शन और विजडम ये आपको ध्यान रखना है, दोनों इसकी शिक्षा किस काल में दी जाती थी, तो ये आपको बताना है। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम होमर काल में दी जाती थी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैन ऑफ एक्शन स्पेशल मैन ऑफ एक्शन ही पूछे तो आपको स्पार्टा काल बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 28 रहेगा,
कोल कूपर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। दोस्तों इससे पहले अपन ने हृदयनाथ कुंजरू समिति की भी बात कर ली, लेकिन अब की बार अपना प्रश्न नंबर 28 इंपॉर्टेंट है। कोल कूपर समिति, जिसे अपन एम कोल और के कपूर दोनों से रिलेटेड दो व्यक्ति है और इनकी समिति बनाई गई थी। तो कोल कूपर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ये आपको बताना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोल कूपर समिति की स्थापना 1960 में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1960 के रोम ओलंपिक में इस समिति को भेजा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो कोल कूपर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का। कोल कूपर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1961 में पेश की थी, यानी 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29 और अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ओलंपिया नामक शहर किस देश में है। ओलंपिया नामक शहर किस देश में है, यह आपको बताना है। किस देश में स्थित है ओलंपिया नामक शहर, जहाँ से लगभग सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, वो ओलंपिया नामक शहर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ओलंपिया नामक शहर ग्रीस देश में स्थित है, सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीस। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 30, खेल गांव पहली बार किस ओलंपिक में बनाई गई, ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहली बार खेल गांव किस ओलंपिक में बनाई गई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जो खेल गांव वो पहली बार कौन से ओलंपिक में बनाए गए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 1920 एंटवर्प ओलंपिक, 1924 पेरिस ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक, 2032 लॉस एंजल्स ओलंपिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों खेल गांव पहली बार किस ओलंपिक में बनाए गए। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1932 के लॉस एंजल्स में खेल गांव बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉस एंजल्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक प्रश्न खेल शब्दावली या किसी कप या टूर्नामेंट को लेकर भी पूछा जाता है कि कौन सा खेल कौन सा टूर्नामेंट कौन से खेल से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर कौन सी शब्दावली कौन सी गेम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है रोवर्स कप, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों रोवर्स कप का संबंध किस खेल से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है, ये आपको ध्यान रखना है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और आपका स्कोर भी क्या रहा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन यूनान से संबंधित नहीं है। कौन यूनान से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। यूनान से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से पेलेस्ट्रा, जो कि ये आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, तो पेलेस्ट्रा जिसे अपन यूनान से संबंधित है, और पेलेस्ट्रा जो कि एथेंस काल के अंदर कुश्ती का विद्यालय हुआ करता था, ये भी रहेगा। टोइंगेट्स पर्वत स्पार्टा से रिलेटेड है, तो ये भी यूनान से संबंधित रहेगा। पिंडार, तो ये भी यूनान से संबंधित रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोलिसियम जो कि रोम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये यूनान से संबंधित नहीं रहेगा। तो इसका प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलिसियम, जिसे अपन दूसरा नाम कोलिसियम को बोलते हैं एम्फी थिएटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो एम्फी थिएटर जिसे अपन ग्लैडिएटोरियल जो स्पोर्ट्स होता था, ग्लैडिएटोरियल खेल होते थे, वो उसमें आयोजन करवाया जाता था। एम्फी थिएटर या कोलिसियम है, तो ये रोम से रिलेटेड रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ये रोम से रिलेटेड है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना कोलिसियम यूनान से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना अगला प्रश्न नंबर 33 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था। खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न लगभग आपने पहली बार और देखे भी होंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों का भी ध्यान रखना है। आजकल प्रश्नों का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था, जो सबसे पहली टीम के साथ जो डॉक्टर गया था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गैलन
पहला टीम डॉक्टर यानी फिजियोथेरेपिस्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है, गैलन, और ये रोम से रिलेटेड रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन और पर्सन नंबर 34 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट पर्सन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया, ये आपको बताना है। किस ओलंपिक में पहली बार भारतीय ध्वज लहराया गया, ये आपको बताना है। तो किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 34 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पहली बार तिरंगा किस ओलंपिक में लहराया गया, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1948 के लंदन ओलंपिक में तिरंगे का इस्तेमाल किया गया, भारतीय तिरंगा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आपको, ये भी आपको जरूर बताना है। तो राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस खेल से था, राजकुमारी अमृत कौर, दोस्तों मैं आपको बताऊं राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम भी चालू की गई है, लेकिन इसमें राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस खेल से था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप एक बार इसका उत्तर बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजकुमारी अमृत कौर जो भारत में स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी थी। और राजकुमारी अमृत कौर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी, कौन से गेम की खिलाड़ी थी, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रश्न पूछा भी जा चुका है पहले, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर का संबंध टेनिस खेल से था, ये आपको ध्यान रखना है, टेनिस खेल। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने 35 में से कितना स्कोर अचीव किया, ये भी आपको बताना है। और अगर आप मेरे दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हो तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही, मिलते हैं सुबह फिर एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।